हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन, जिसको इवैल्यूएशन कहते हैं। देखो, मूल्यांकन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। साथ ही में हम शैक्षिक सह शैक्षिक प्रक्रिया क्या होती है, मूल्यांकन मापन में अंतर देखेंगे और मूल्यांकन की विशेषताओं को पढ़ेंगे। सीसीई जो है कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसके बारे में देखेंगे। जो परीक्षण होते हैं सीसीई के अंदर उनको देखेंगे। ग्रेडिंग सिस्टम क्या है उनको देखेंगे। तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे मूल्यांकन की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, मूल्यांकन को कहा जाता है इवैल्यूएशन। मूल्यांकन का अर्थ है निर्णय करना। एक टीचर जो होता है बच्चे की परीक्षा लेता है, परीक्षा लेने के बाद क्या कर रहा है, वो एग्जाम लेने के बाद में क्या कर रहा है, बच्चों में कितना गुणात्मक परिवर्तन हुआ है वो देखना चाह रहा है। तो उसके लिए क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा, यानी कि एक निर्णय लेगा कि हाँ हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, मूल्यांकन एक निर्णय करना है। मूल्यांकन जो है एक शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है। शैक्षिक प्रक्रिया हम किसे कहेंगे, तो देखो, शैक्षिक प्रक्रिया का अंग हमने इसलिए कहा इसको क्योंकि मूल्यांकन सतत चलता है और शैक्षिक प्रक्रिया भी जो है वो सतत चलती है। देखो, शैक्षिक प्रक्रिया हम देखते हैं वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक निरंतर सीखता है। तो इसीलिए ये शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है। शिक्षण प्रक्रिया क्या है, जो कक्षा कक्षीय प्रक्रिया होती है, हम क्लास के अंदर पढ़ते हैं। शैक्षणिक प्रक्रिया क्या है, तो वे संसाधन जिनकी व्यवस्था शिक्षा के लिए की जाती है, जैसे स्कूल में पुस्तकालय की व्यवस्था करना है, ठीक है, प्रयोगशाला की व्यवस्था करना है, टीचर्स की व्यवस्था, ये सारी शैक्षणिक प्रक्रिया के अंदर आते हैं। देखो, मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन के द्वारा जब गुणों का आकलन हो जाता है तो फिर अंत में क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। जैसे टीचर लोग क्या करते हैं, टीचर जो होते हैं वो एग्जाम लेते हैं, ठीक है, अर्धवार्षिक वार्षिक एग्जाम होते हैं। फिर बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को क्या देते हैं, वो रिजल्ट तैयार करके देता है। तो वो क्या एक प्रकार से मापन ही तो है। तो मूल्यांकन के बाद में मापन होता है। ठीक है, तो मापन किसका पार्ट हो गया, मूल्यांकन का। मापन मूल्यांकन का अंग है तथा यह मूल्यांकन के समापन को स्पष्ट कर रहा है। अब हम देखेंगे मूल्यांकन और मापन में अंतर क्या है, कौन कौन से अंतर है। मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, ये असतत प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन जो है सतत है और ये असतत है। मूल्यांकन बहुपक्षीय है, ये एक पक्षीय है। मूल्यांकन व्यापक है, ये संकुचित है। मूल्यांकन में गुणात्मक और संख्यात्मक जो है वो विशेषता है, और मापन के अंदर मात्रात्मक और संख्यात्मक ये विशेषता है। देखो, संख्यात्मक तो दोनों में है, लेकिन मूल्यांकन में गुणात्मक भी है, गुणात्मक है, और मापन में मात्रात्मक है। मूल्यांकन जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, लेकिन मापन अपरिवर्तनीय होता है। मापन एक बार कर दिया बच्चे को, जो है रिजल्ट दे दिया, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि बार 10वीं का एक बार रिजल्ट दिया मान लो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो 2014 में वो अगर वो पास हुआ 10वीं का रिजल्ट दिया उसको, तो 2016 के अंदर जो है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा नहीं, एक बार जो है वो लिख दिया तो लिख दिया बस। देखो, मूल्यांकन में जो है गुणों का अंकन होता है, ठीक है, और ये मापन में क्या होता है, गुणों का प्रकट करता है ये मापन। मूल्यांकन में वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। अभी हम देखेंगे आगे इसके गुण हैं ये सारे, लेकिन इसमें क्या है, मापन में ये संभव नहीं है। अब हम देखेंगे, ये देखो मूल्यांकन की विशेषता है, हमने भी बात की ना, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, ये इसमें सारी मिल जाएंगी। मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी, देखो, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये तीनों देखो अभी हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी है, जैसे व्यवहारिकता, मूल्यांकन व्यवहारिक होना चाहिए, ये इसमें एक विशेषता है, व्यवहारिक। उद्देश्यमूलकता, विभेदकारिता, व्यापकता, नैदानिकता, सतत प्रक्रिया, सामाजिकता, ये सारी क्या है, मूल्यांकन की विशेषता। हमने ये देखा था कि ये सतत प्रक्रिया है, इसमें सामाजिकता होती है, ये नैदानिक होता है, नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक, ठीक है, ये नैदानिक होता है, और साथ में इसमें व्यापकता होती है, ये व्यवहारिक होता है। तो ये सारी मूल्यांकन की विशेषताएं थी। अब हम देखेंगे सीसीई क्या था। ठीक है, सीसीई क्या है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इसको कहते हैं, सीसीई को। इसके उद्देश्य क्या है, देखो, तो बालक का सर्वांगीण विकास के लिए, देखो, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षिक, हमने अभी पढ़ा था शैक्षिक, सहज शैक्षिक और सहज शैक्षणिक, इस इन पक्षों की ये क्या करता है, जांच करता है। कौन, सीसीई करता है, शैक्षणिक, सहज शैक्षणिक और सहज शैक्षिक, इन तीनों की। बालकों में व्याप्त जो परीक्षा का भय है उससे मुक्त करना, यानी कि जो सीसीई में क्या होता है, लगातार जो बच्चा जैसे जैसे सीखता जाता है वैसे वैसे उसके साथ साथ में परीक्षण चलते रहते हैं। इससे एग्ज़ाम में जो उसका भय रहता है वो डर डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक तो आप एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी सारे मॉक टेस्ट देते हो, तो मेन एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आती, हाँ ठीक है, मॉक टेस्ट जैसे ही है ऐसे। सीसीई का एक उद्देश्य है कि सीखने के साथ साथ परीक्षण और उपचारात्मक कार्य भी हमने देखा, ठीक है, परीक्षण भी चलता रहता है, साथ साथ में उपचारात्मक कार्य भी चलता रहता है। बालकों में सृजनात्मक, साहित्य, कलात्मक, कौशलात्मक, मनोवृत्ति और अभिवृत्ति से संबंधित पक्षों को मजबूती प्रदान जो है वो करना इसका एक उद्देश्य है। अब देखो, शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र क्या है, देखो, बालक का अकादमिक परीक्षण,
सहज शैक्षिक क्षेत्र क्या है? तो सहज शैक्षिक में जो है वो है जीवन कौशल, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति। सहज शैक्षणिक में क्या है? साहित्य, शारीरिक, संगीत, आईसीटी, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है। अब हम देखते हैं सीसीई में जो परीक्षण होता है वो कितने प्रकार का होता है। देखो सीसीई सतत समग्र मूल्यांकन में 2 परीक्षण होते हैं, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव को कहते हैं निर्माणात्मक, रचनात्मक। समेटिव को कहते हैं योगात्मक। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक सत्र में 4 होते हैं, जब और इसमें जो है 40% कोर्स आता है, बच्चों का पूरा करवाया जाता है। और योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट की बात करें तो ये सत्र में 3 होते हैं, वैसे परिवर्तन होते रहते हैं लेकिन जनरली 3 होते हैं। और जो इसमें जो है 60% कोर्स जो है करवाया जाता है। समेटिव असेसमेंट जितने भी होंगे ना, जैसे 1, 2, 3, तो इसमें फर्स्ट वाले में जो पूछ लिया, जितना कोर्स पूछ लिया, सेकंड वाले में जो है वो नहीं पूछा जाएगा, और थर्ड वाले में सेकंड वाला को नहीं पूछा जाएगा, ऐसा है। ठीक है। अब हम सीसीई की ग्रेडिंग सिस्टम देखते हैं। सीसीई में ग्रेडिंग सिस्टम है, देखो ग्रेडिंग सिस्टम देखो, अंक अगर 91 से 100 के बीच में है तो ग्रेड A1, 81 से 90 के बीच में तो A2, 71 से 80 के बीच में है तो B1, 61 से 70 है तो B2, 51 से 60 है तो C1, और इधर 41 से 50 है तो C2, और फिर इधर जो है 33 से 40 है तो D, 21 से 32 है तो E1, 32 से कम है तो E2। देखो अभी आपको ये याद रखना है ना ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर, शुरुआत में कहाँ से है? ठीक है, 91 से 100 तक। ठीक है, 91 से 100 तक है, फिर क्या है 81 से 90 तक, फिर ऐसे सीरीज चलती जाएगी, इधर 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, आपको 50 तक याद रखना है। ठीक है, 50 तक एक बार, जैसे 100, 90, 80, 70, 60, 50। ठीक है, 10-10 का गैप चल रहा है। इधर जो है 91, 81, 71, 61, 51, 41, यहाँ तक तो ठीक है ना, पहला वाला याद रखना, नीचे आराम से हो जाएगा 41 से 50 तक, 91 से 100 तक। ठीक है, फर्स्ट वाला याद रखना, A1 वाली श्रेणी। फिर क्या है, फिर देखो अंत वाली क्या है, 40 है। ठीक है, अंत वाली 40, 41 से कम कितना होता है? 40 होता है, 40 से 33 तक। ठीक है, इधर वापस 32 आ जाएगा, 33 से कम 32, 32 से 21। ठीक है, 21, और इधर 20 से कम। तो ये तीनों आपको एक साथ याद रखना है, ये नीचे वाले है ना, ये 20, 21, 33, ये ऊपर से याद रख लो, बोले 33, 21, 20, 33, 21, 20, 33, 21, 20। ठीक है, ग्रेड कौन कौन सी है? देखो A1, A2 दे सकते हैं, B1, B2 दे सकते हैं, C1, C2 दे सकते हैं। ठीक है, ये दो दे सकते हैं। फिर केवल D दे सकते हैं, और E1 और E2 ये भी 2 दे सकते हैं। ठीक है, D केवल एक प्रकार की होती है ग्रेड, D1, D2 नहीं होता इसमें। ठीक है, तो ये था मूल्यांकन जो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ में वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।